Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So today is our sixth lecture on Law Gate syllabus, and in this video we are going to discuss the section 104 and order 43 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Order 43 और सेक्शन 104 दोनों डील करते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी कि वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी डिक्रीज हैं जिनके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है, वो हमने सेक्शन 96 और ऑर्डर 41 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 104। सेक्शन 104 कहता है ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, यानी कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिन पर आप अपील फाइल कर सकते हो। सो इसकी क्लॉज 1 को अगर हम देखें तो क्लॉज 1 कहती है कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑर्डर्स, यानी कि इस सेक्शन के अंदर जो लिस्ट बताई गई है उन पर आप अपील फाइल कर सकते हैं। एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस लॉ और बाय एनी अदर लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स फ्रॉम नो अदर ऑर्डर, यानी कि इस सेक्शन में और इसके अलावा सीपीसी में अगर कहीं बताया हुआ है तो उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। सबसे पहला आता है ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। सेक्शन 35A बेसिकली कंपनसेटरी कॉस्ट के साथ डील कर रहा है, यानी कि ऐसा कोई केस जिसमें कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसमें कोई कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड की गई है तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। सेकंड है एन ऑर्डर सेक्शन 47। सेक्शन 47 हमने पढ़ा था एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, तो अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट किसी किस्म का कोई ऑर्डर पास करती है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज कहती है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 95 बेसिकली ये भी कंपनसेटरी कॉस्ट के साथ डील कर रहा है और ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जिसमें किसी बंदे को अरेस्ट करने का कहा है या किसी बंदे की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट से रिलेटेड कोई ऑर्डर है या एनी केस कि कोई इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है और बाद में ये पता चलता है कि वो जो ऑर्डर था वो गलत है या उस ऑर्डर को बाद में रिवर्स कर लिया जाता है, तो ऐसी सूरत में जो कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड हुई है उसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो, वो ऑर्डर भी अपीलेबल है। उसके बाद आगे आए तो ये सेक्शन कहता है एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग द फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन, यानी कि इस कोड के अंदर किसी भी प्रोविजन में अगर किसी बंदे पर कोई फाइन इम्पोज किया जा रहा है, कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि फलां बंदे पर कोई फाइन इम्पोज किया है या उसके अरेस्ट का हुक्म दिया है या उसको डिटेन करने के लिए कहा है, तो ऐसे तमाम ऑर्डर्स भी अपीलेबल होंगे। ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन बता दी गई है कि अगर तो वो अरेस्ट और जो डिटेंशन है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के केस में हुई है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है किसी बंदे की अरेस्ट का, तो उस सूरत में आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। बाकी तमाम ऑर्डर्स में अपील फाइल हो सकती है, यानी सेक्शन 35A में भी अपील है, 47 में भी, 95 में भी, फिर इसके अलावा अगर किसी प्रोविजन में कोई अरेस्ट या फाइन इम्पोज करने की बात है वो भी अपीलेबल है, स्वाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के केस में। उसके बाद आगे आए तो क्लॉज आई कहती है एनी ऑर्डर मेड अंडर द रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स। ये क्लॉज बेसिकली कह रही है ऑर्डर 43 की बात कर रही है। ऑर्डर 43 के अगर आप रूल 1 को देखें तो रूल 1 में भी हमें एक लिस्ट बताई गई है कि किन केसेस में अपील फाइल कर सकते हैं। सो सेक्शन 104 की इस लिस्ट के अकॉर्डिंग और ऑर्डर 43 के रूल 1 की लिस्ट के अकॉर्डिंग जिन केसेस को मेंशन किया है उनमें आप अपील फाइल कर सकते हैं। यानी सेक्शन 104 की लिस्ट में 35A,
सेक्शन 47, 95 अरेस्ट या डिटेंशन या फाइन के केस में, सवाए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ने अगर किसी की अरेस्ट की बात की है, और ऑर्डर 43 के रूल 1 के अंदर जितने भी रूल्स पास हुए हैं उन पर अपील फाइल हो सकती है। उसके बाद अब यहां पर एक प्रोविजन दी गई है। प्रोवाइजो क्या कहती है? दैट नो अपील शैल लाई। यहां बात है, पहले ऊपर बताया कब अपील हो सकती है, अब यहां कह रहा है कि उस वक्त अपील नहीं होगी। किस वक्त? अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लॉज एफ। क्लॉज एफ क्या कह रही थी? सेक्शन 35A जो कंपनसेटरी कॉस्ट से रिलेटेड था, उसमें आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ऑन द ग्राउंड, सेव ऑन द ग्राउंड। अब किस ग्राउंड पे आप अपील फाइल नहीं कर सकते सेक्शन 35A में? दैट नो ऑर्डर और एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ अ लेस अमाउंट ought to have been made। यानी कि 35A में हमने क्या कहा? जिसपे कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जिसमें कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड की गई है। तो अगर तो कोई बंदा आता है और वो ये कहता है कि इस कंपनसेटरी कॉस्ट को कम कर दिया जाए, यानी कि कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहते हो कि जो कंपनसेशन आपने कहा है उससे थोड़ी सी कम हमसे ले ली जाए, तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट आप किसी किस्म की कोई अपील भी फाइल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरी क्या कहती है? सब क्लॉज 2 नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। अब इस क्लॉज को थोड़ा समझने कि ये क्लॉज क्या कह रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया है और उस ऑर्डर की अपील लेकर आप जाते हो और फिर कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई जजमेंट दे दी, अब उस जजमेंट के अगेंस्ट अगर आप फिर से अपील फाइल करते हो, मीन्स टू से कि एक अपील करने के बाद अगर आप दूसरी अपील फाइल करते हो तो तब आपके लिए आप इंटाइटल्ड नहीं हो उस सेकंड अपील को फाइल करने के लिए। यानी कि ऑर्डर्स अगेंस्ट अपील की जो बात की है, आप ऑर्डर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक ही अपील फाइल कर सकते हो, सेकंड अपील आप फाइल नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था अपील अगेंस्ट डिक्रीज में कि डिक्री के अगेंस्ट आप फर्स्ट अपील भी कर सकते हो और सेकंड अपील भी, लेकिन ये याद रखें कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक ही अपील फाइल होती है, दूसरी अपील आप कभी भी फाइल नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं अपने ऑर्डर 43 के ऊपर। ऑर्डर 43 क्या कहता है? अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। अब इसके रूल 1 में हमें एक लिस्ट बताई गई है कि इस लिस्ट में जितने भी रूल्स मेंशन है जिन जिन ऑर्डर्स के, उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। अब हमने ये देखना है कि इस रूल में वो कौन कौन से ऑर्डर्स के रूल्स बताए गए हैं जिनके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रूल 1 का फर्स्ट पॉइंट कहता है एन अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 रूल 10 क्या कहता है? रिटर्निंग अ प्लेन टू बी प्रेजेंटेड टू प्रॉपर कोर्ट। यानी कि अगर आपने कहीं कोई सूट किसी कोर्ट में फाइल किया है जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, और वो कोर्ट आपका सूट रिटर्न कर देती है कि आप इसे जाकर किसी प्रॉपर फोरम पे फाइल करें, तो ये जो रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8 प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट अगेंस्ट पार्टी। ऑर्डर 8 रूल 10 बेसिकली क्या कहता है कि जहां पर कोई जजमेंट पास हो गई है किसी पार्टी के अगेंस्ट, अब वो कौन सी जजमेंट है? फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडेंट था, उसको समन भेजा गया कि कोर्ट में अपीयर हो, वो विद इन टाइम कोर्ट में अपीयर नहीं होता, कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड किया, वो उस एक्सटेंशन ऑफ टाइम में भी कोर्ट के अंदर नहीं आया, तो फिर कोर्ट उसके अगेंस्ट जो जजमेंट पास कर देती है, जो ऑर्डर पास कर देती है उस सूट से रिलेटेड, उसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। तीसरा आता है एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 9 रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिसमिसल ऑफ सूट। ऑर्डर 9 रूल 9 में बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर इन केस किसी सूट के अंदर कोई प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होता
जज उस प्लेंटिफ की गैर मौजूदगी में उसके ना आने पर किसी किस्म का कोई डिसीजन सुना देता है। फिर प्लेंटिफ क्या करता है, रीएडमिशन ऑफ द सूट के लिए अप्लाई करता है, यानी कि वो कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड देता है कि मैं फलां वजह से नहीं आया, और अगर कोर्ट इस रीएडमिशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है तो कोर्ट के इस रिफ्यूजल के अगेंस्ट, जो कोर्ट का ये रिफ्यूजल का ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्डर 9 रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 13 बेसिकली क्या कहता है कि जहां पर डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हुआ, कोर्ट ने डिफेंडेंट की एब्सेंस में एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी, उसके बाद डिफेंडेंट ने रेस्टोरेशन ऑफ सूट के लिए अप्लाई किया, कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, तो ये जो कोर्ट का डिसमिसल है इसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्डर 10 रूल 4। ऑर्डर 10 रूल 4 बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है कि अगर कहीं पर कोर्ट ने किसी बंदे को इन पर्सन बुलाया है कि वो कोर्ट में आए और कोर्ट के सवालात के जवाबात दे, तो कोर्ट अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछ रही है इन पर्सन और वो नहीं आता या उन क्वेश्चंस के साथ कंप्लाई नहीं करता, तो अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। उसके बाद है ऑर्डर 11 रूल 21। ऑर्डर 11 रूल 21 क्या कहता है कि अगर कोर्ट ने किसी बंदे से किसी केस में कोई डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें और वो बंदा वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं करता और या फिर कोर्ट के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा, तो उस सूरत में भी कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्डर 16 रूल 10। ऑर्डर 16 अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि अगर कहीं पर किसी विटनेस को कोर्ट ने समन किया था, कोर्ट ने बुलाया था और वो विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो उस सूरत में भी अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, तो ये जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर है इसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर 16 रूल 20। ऑर्डर 16 रूल 20 बेसिकली प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अगेंस्ट द पार्टी, यानी कि अगर किसी केस में किसी पार्टी को कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा था, वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो फिर वो भी ऑर्डर भी अपीलेबल है। उसके बाद है ऑर्डर 21 रूल। अब या इस ऑर्डर के अंदर डिफरेंट रूल्स बताए हैं, रूल 34, 62, 103, 72 और 92। ऑर्डर 21 बेसिकली एग्जीक्यूशन के साथ डील कर रहा है और ये कहा गया है कि अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इन रूल्स के अंदर कोई भी ऑर्डर पास कर रही है तो वो ऑर्डर भी अपीलेबल है, उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट आ गया ऑर्डर 22 रूल 9 और रूल 10। ऑर्डर 22 बेसिकली डील किसके साथ कर रहा है, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिफ के साथ, यानी कि अगर कहीं पर कोई प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया है और वो अपनी जगह कोई रिसीवर अपॉइंट कर रहा है अपने बिहाफ पे, तो कोर्ट अगर उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देती है तो ऐसी सूरत में इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। उसके बाद आ गया है ऑर्डर 23 रूल 3। ऑर्डर 22 का रूल 9 और 10 दोनों इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिफ से रिलेटेड हैं। उसके बाद है ऑर्डर 23 रूल 3। ऑर्डर 23 का रूल 3 कहता है कि अगर कहीं किसी सूट में जब पार्टीज आपस में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं और उस कॉम्प्रोमाइज को कोर्ट मानने से इनकार कर देती है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो, वो ऑर्डर भी अपीलेबल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर 25 रूल 2। ऑर्डर 25 रूल 2 में क्या कहा गया है कि रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन ऑन द डिसमिसल ऑफ द सूट। अब इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा है और उसका सूट यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री है और पाकिस्तान में उसकी किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो अगर प्लेंटिफ कोर्ट को ये कहता है
कि आप इससे कोई सिक्योरिटी तो लें, इन केस अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो एटलीस्ट कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। तो ये जो सिक्योरिटी कोर्ट उस बंदे से डिमांड कर रही है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है एज पर ऑर्डर 43 रूल 1। उसके बाद आता है ऑर्डर 34 रूल 2, 4 और 7। ऑर्डर 34 बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है? ये मॉर्टगेज के साथ डील कर रहा है, मॉर्टगेज मनी के साथ, कि अगर कहीं पर मॉर्टगेज के केस में कोर्ट आपसे ये डिमांड करती है कि आपने मॉर्टगेज मनी कोर्ट में सबमिट करनी है और आप कोर्ट से टाइम मांग रहे हो कि कुछ टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए फॉर द सबमिशन ऑफ द मॉर्टगेज मनी, और कोर्ट रिफ्यूज कर देती है एक्सटेंशन ऑफ द टाइम को, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के इस ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। ये ऑर्डर भी अपीलेबल है ऑर्डर 34 के रूल 2, 4 और 7 के अंडर। उसके बाद आता है ऑर्डर 35 रूल 3, 4 एंड 6। ऑर्डर 35 बेसिकली डील कर रहा है इंटरप्लीडर सूट के साथ। इंटरप्लीडर सूट बेसिकली क्या है कि जो डिफेंडेंट के दरमियान जो मामला चल रहा है, कैसे, फॉर एग्जांपल इन केस प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया कि मैंने फलां बंदे के कुछ पैसे लौटाने हैं। अब सी, एक तीसरा बंदा आता है और वो कहता है कि बी ने मेरे पैसे भी देने हैं, तो आपने ये जो पैसे बी को वापस करने, ये मुझे वापस कर दें। यानी कि मैटर्स अब डिफेंडेंट के दरमियान आ गया। तो मैं कोर्ट में जाऊं और वो प्लेंटिफ कोर्ट में जाकर ये कहे कि अब मैंने ये पैसे किसको वापस करने, बी को या सी को, तो कोर्ट ये कहेगी कि आप ये पैसे कोर्ट में सबमिट कराएं। अब कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि ये डिफेंडेंट के दरमियान जो मामला चल रहा है, इसमें किसको वो पैसे देने हैं। तो मीन्स टू से कि जहां पर प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जो मैटर्स है वो डिफेंडेंट के दरमियान है, और कोर्ट जो उन डिफेंडेंट्स के दरमियान मैटर को डील करती है, उसको इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। उसके बाद है ऑर्डर 38 रूल 2, 3 और 6। ऑर्डर 38 बेसिकली अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट से डील कर रहा है, और इसका रूल 2 कहता है कि अगर कहीं पर जो आप कोर्ट डिफेंडेंट से कोई सिक्योरिटी डिमांड कर रही है, और रूल 3 में क्या कहा गया है कि अगर डिफेंडेंट का कोई श्योरिटी आकर ये कहता है कि मुझे मेरी श्योरिटी शिप से डिस्चार्ज कर दिया जाए, और कोर्ट ये चीज रिफ्यूज कर देती है, तो उस रिफ्यूजल के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। और ऑर्डर 38 का रूल 6 बेसिकली अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी आप अपील फाइल कर सकते हो। सो ऑर्डर 38 के ये रूल्स अपीलेबल हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर 39 रूल 1, 2, 4 एंड 10। ऑर्डर 39 बेसिकली डील कर रहा है इंजंक्शन से, टेम्पररी इंजंक्शन से डील कर रहा है, और इसके रूल 4 में ये कहा गया है कि जहां पर कोर्ट इंजंक्शन से डिस्चार्ज कर देती है, तो ऐसे डिस्चार्ज पर भी आप अपील फाइल कर सकते हो। रूल 4 के अंडर जब डिस्चार्ज ऑफ द इंजंक्शन की बात आई है, और रूल 10 बेसिकली कहता है कि जहां पर कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी डिमांड कर रही है, कि मीन्स टू से कि जितनी उस सूट की प्रॉपर्टी है, अगर उतनी ही सिक्योरिटी आप कोर्ट में आकर सबमिट कराएं, तो तब आपको स्टे दे दिया जाता है। तो ऐसी जो सिक्योरिटी डिमांड कर रही है कोर्ट, उससे रिलेटेड आप सूट फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। सो ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन के रूल 1, 2, 4 और 10 के अंडर जितने भी मैटर्स डिस्कस हुए हैं, उनमें कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर 40 रूल 1 और 4। ऑर्डर 40 बेसिकली रिसीवर के साथ डील कर रहा है, जहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात हुई है, तो उस सूरत में भी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। ये ऑर्डर 40 के रूल 1 और 4 भी अपीलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर 41 रूल 19। अब ऑर्डर 41 अगर आपको याद हो, तो ऑर्डर 41 में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था? अपील अगेंस्ट डिक्रीज, किन किन डिक्रीज के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। और रूल 19 अगर आपको याद हो, तो हमने ये कहा था कि अगर कहीं पर
किसी एपिलेंट के अपील को डिसमिस कर दिया जाता है किसी भी ग्राउंड पर और वो रीएडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है कोर्ट में रीजनेबल ग्राउंड पेश करने के बाद, तो अगर कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देती है उसके रीएडमिशन को या रिस्टोरेशन को, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। उसके बाद दूसरा रूल है रूल 21। रूल 21 डील करता है रीएडमिशन ऑफ द अपील ऑफ रिस्पोंडेंट, जहां पर रिस्पोंडेंट की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया था, उसके ना आने पर एक्स पार्टी हो गया था, अब वो दोबारा रीएडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है, कोर्ट रिफ्यूज कर रही है, तो ऐसी सूरत में भी इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। और थर्ड है ऑर्डर 41 का रूल 23 जो कहता है रिमांड ऑफ द केस बाय एपिलेट कोर्ट, यानी कि जहां पर ऑर्डर 41 रूल 23 में जहां पर एपिलेट कोर्ट ने कोई केस रिमांड के लिए भेज दिया है उस कोर्ट को जिसने डिक्री पास की है, तो ऐसी सूरत में भी ऐसा ऑर्डर भी अपीलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर 45 रूल 6। ऑर्डर 45 रूल 6 बेसिकली ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, रिफ्यूजल ये ओमिट हो गया है, लिहाजा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट है ऑर्डर 47 रूल 4। ऑर्डर 47 बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है? रिव्यू के साथ, नजरसानी, जब कोर्ट अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करती है दोबारा, तो ऑर्डर 47 रूल 4 में ये कहा गया है कि जहां पर आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपकी उस एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया जाता है या उससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर कोर्ट पास करती है, तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। सो ये ऑर्डर 43 के रूल 1 के अंदर लिस्ट बताई गई थी जिनमें किन किन रूल्स के अंडर आप अपील फाइल कर सकते हो ऑर्डर्स के अगेंस्ट, सो ये हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद ऑर्डर 43 का रूल 2 क्या कहता है? ऑर्डर 43 का रूल 2 कहता है that the procedure of appeal against decree in order 41 is the same as appeal for order, यानी कि ऑर्डर 41 के अंडर जो प्रोसीजर अपील का है अगेंस्ट डिक्रीज वही प्रोसीजर फॉलो होगा अपील अगेंस्ट ऑर्डर के लिए। ऑर्डर 41 हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाते हैं रूल 3 के ऊपर। रूल 3 बेसिकली कहता है कि जब कभी भी हम अपील अगेंस्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ऐसी सूरत में कि जब हमारा सूट कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस सूरत में अपील फाइल करने से पहले हमने इस अपील का नोटिस देना है अपने रिस्पोंडेंट को। यानी कि अगर सूट आपका कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जो कि रूल 1 की लिस्ट के, ये सेक्शन 104 की लिस्ट के अंदर आता था, जिसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर अपीलेबल था, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हो, तो उससे पहले आपने अपनी उस मेमोरेंडम ऑफ अपील का नोटिस रिस्पोंडेंट को लाजमी देना है, या फिर या तो रिस्पोंडेंट को देना है या उस रिस्पोंडेंट के एडवोकेट को या उसके प्लीडर को आपने लाजमी इस चीज का नोटिस देना है, और उस नोटिस में आपने ये बताना है कि आप किस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो। अब ये जो नोटिस आप भेजोगे ये आप इन पर्सन भी भेज सकते हो या थ्रू पर्सनल रजिस्टर्ड पोस्ट उसके थ्रू भेज रहे हो आप, और उस पोस्ट की जो रिसीट है वो आप अपनी अपील के साथ अटैच करोगे। यानी रिस्पोंडेंट को आपने क्या क्या भेजना है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, और जो जब आपका सूट पेंडिंग है और जो अपील आप करने जा रहे हो उसका नोटिस, उसकी लिस्ट आप भेजोगे रिस्पोंडेंट को, और उस रिस्पोंडेंट को भेजने के लिए जो आपने तरीका यूज किया है, जो रिसीट होगी उसको आप अपनी अपील के साथ अटैच करके कोर्ट में प्रेजेंट करोगे। उसके बाद इसी की क्लॉज 2 क्या कहती है? क्लॉज 2 कहती है कि अगर कहीं अब जब आपने नोटिस पहले ही दे दिया रिस्पोंडेंट को, तो रिस्पोंडेंट कोर्ट में आता है ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग ऑफ द अपील, और वो कोर्ट के सामने आके कोर्ट से परमिशन लेता है। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद वो अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी सूरत में जहां पर अपील डिसमिस हुई है, मीन्स टू से कि कोर्ट जो है वो कॉस्ट अवॉर्ड करेगी डिफेंडेंट को
ऑन दी डिसमिसल ऑफ अपील इन लिमिनी, मीन्स टू से कि जहां पर अपील डिसमिस हो गई है तो अपील डिसमिस होने के बाद जो कॉस्ट बनती थी, जो कंपनसेशन बन रही थी, वो कंपनसेशन कोर्ट ने डिफेंडेंट को रिस्पोंडेंट को अवॉर्ड कर दी है। यानी इसमें उसी रूल सब क्लॉज 1 को लेकर ही क्लॉज 2 को एक्सप्लेन किया कि जब आप नोटिस भेजोगे तो रिस्पोंडेंट कोर्ट में जल्दी आ जाएगा और अपील को लंबा खींचने के बजाय बल्कि वो फर्स्ट स्टेज पर आकर अपने आर्ग्यूमेंट्स करेगा और फिर कोर्ट उसको कॉस्ट अवॉर्ड कर देगी। उसके बाद रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि अगर कहीं पर आप कोई एप्लीकेशन देते हो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट तो उसका नोटिस भी आपने रिस्पोंडेंट को देना है एज पर रूल 3 ऑफ ऑर्डर 43। मीन्स टू से कि जहां पर आपने अपील के दौरान ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ अपील अगर आप कोई एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर रहे हो तो रूल 3 के अंडर आपने उसका नोटिस देना है अपने रिस्पोंडेंट को। मीन्स टू से अगर अपील के दौरान आपने किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट की है तो उस एप्लीकेशन का नोटिस भी रिस्पोंडेंट को बिल्कुल उसी तरह देना है जैसे आपने अपनी अपील का नोटिस दिया था, जो हमने रूल 3 में जो तरीका डिस्कस किया है, यानी इन पर्सन और थ्रू पर्सनल रजिस्टर्ड पोस्ट, तो उसका आपने नोटिस लाजमी देना है रिस्पोंडेंट को। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।